इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आज मैंने फ़ैसला किया इस बड़े अहम मौके पे आपसे बात करने का, क्योंकि हमारा मुल्क वो उस मोड़ पे अल्लाह ने ला के खड़ा कर दिया है हमारे माल की वजह से कि अगर हम अब सही फ़ैसले नहीं करेंगे तो वो अपनी तबाही के रास्ते पे निकल जाएगा। मैं बार बार लोगों को याद कराता हूँ कि नमाज में हम सिर्फ अल्लाह से एक चीज़ मांगते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, उनके नहीं जो अपनी तबाही के रास्ते पे निकल गए। कौम भी आज उधर खड़ी हुई है, एक फैसला कुन मोड़ पे खड़ी है। डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं पाकिस्तान के। एक कौम कामयाब होती है या नहीं होती, उसकी बुनियाद रखी जाती है इंसाफ पे। रूल ऑफ लॉ अंग्रेजी में उसे कहते हैं, कानून की हुक्मरानी कहते हैं। सब इंसान जिस माशरे में कानून के सामने एक बराबर होते हैं, वो कौमें ऊपर चली जाती हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1500 साल पहले कहा कि जो कौम में ताकतवर जब जुर्म करता है उसको नहीं पकड़ती और सिर्फ कमज़ोर को पकड़ती हैं, वो तबाह हो जाती है। आज अगर आपने सारी दुनिया में खुशहाली देखनी है और गुर्बत देखनी है तो एक ही चीज़ है जो फ़र्क करती है, वसाइल नहीं। जो कौमें खुशहाल है वहाँ कानून की हुक्मरानी है, रूल ऑफ लॉ है, इंसाफ है। और जो तबाह है उस सारी वसाइल के बावजूद जंगल का कानून है, ताकत की हुक्मरानी है, माइट इज़ राइट है। जो ताकतवर फैसला करता है उस मुल्क की अदालतें उसके साथ खड़ी हो जाती हैं। अदालतों का काम होता है कमज़ोर और ताकतवर को एक बराबर रखना। हज़रत अबू बकर जब खलीफा बने, पहली तकरीर उनकी कि मैं ताकतवर और कमज़ोर को एक बराबर करूँगा। हज़रत उमर खलीफा बने, उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि मैं इंसाफ करूँगा, कोई ताकतवर कानून से ऊपर नहीं है। हज़रत अली खलीफा बने, पहली स्टेटमेंट, सबकी मिशन स्टेटमेंट थी, मैं इंसाफ करूँगा। तो मेरे पाकिस्तानियों, आज हम उधर खड़े हुए हैं कि एक तरफ एक ताकतवर टोला माफियाज जिनको आदत पड़ी हुई है कानून के ऊपर रहने की, जब अदालतें उनकी बात नहीं सुनती, डंडों से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अटैक करके भगाया इन्होंने। फिर पैसे चलाए बाकी जजेस के ऊपर, ब्रीफ केस चले, कोयटा बेंच को खरीदा गया, टेलीफोन कर करके फैसले लिए कि जज साहब इसको फलाने को इतनी कैद करना। आदत पड़ी हुई है इनको कि अपने जजेस अपनी जुडिशरी को कंट्रोल करें, कोई इंसाफ इस मुल्क में ना आने दें, क्योंकि जो ताकतवर मुजरिम होता है वो हमेशा अपने आप को कानून से ऊपर रखना चाहता है। मार्शल लॉ लगता था, कानून खत्म, इंसाफ खत्म। तो आज हम उधर खड़े हैं कि इस वक्त आइन की प्रोटेक्शन के लिए, उसकी हिफाजत के लिए सारी कौम अब अपनी अदलिया की तरफ देख रही है। और जो दूसरी तरफ है, सारा जो टोला जमा हुआ है स्टेटस को का, माफियाज जिन्होंने इस मुल्क को 30 साल से चोरी करके लूटा, पैसा बाहर भिजवाया, और उनका एक मकसद है किसी तरह वो पैसा बच जाए, कोई ऐसी चीज ना हो जाए कि उनका पैसा खतरे में आ जाए जो इतनी मेहनत से उन्होंने चोरी किया। पहले जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ दिया इनको, सारे जो 2 पाकिस्तान का पैसा था, सारे माल का यहां से चोरी होकर पैसा गया था, सारे माल खरीदा। स्विट्जरलैंड में $60 मिलियन पड़े हुए थे, एक एनआरओ दे के उनको माफ कर दिया। उधर से हुदैबा पेपर मिल 90 की दिहाई में 1 अरब रुपए की करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग की हुई थी शरीफ खानदान ने, उसके ऊपर उसको रोक दिया डील करके। कोई जनरल मुशर्रफ या किसी जनरल को इख्तियार ही नहीं दिया हुआ, कोई आइन इख्तियार नहीं देता कि आप कौम का पैसा, करप्शन कौम का पैसा होता है। घर में चोरी होती है तो मेरा पैसा है, मैं माफ कर दूं,
लेकिन कौम की चोरी का पैसा कोई माफ नहीं कर सकता। लेकिन यहां हुआ, वही साहिब इक्तदार, वही माफियाज कानून के ऊपर आ गए और मेरे सारे 3 साल लगे रहे कि जी हमें एनआरओ दो। जब वो ब्लैकमेल करेंगे जी एनआरओ दो, और बदकिस्मती से इनको एनआरओ मिला। जनरल बाजवा ने इनको एनआरओ दिया और अब इनको मुश्किल पड़ी हुई है कि किसी ना किसी तरह इस एनआरओ को अब बचाया जाए। और इनको खतरा सिर्फ एक आदमी से है और उसकी पार्टी से, इमरान खान और तहरीक इंसाफ से। सो सारी कोशिशें हो रही हैं कि किसी तरह इमरान खान इक़्तिदार पे ना आ जाए, और अगर वो आ गया तो इनका एनआरओ खतरे में आ जाएगा। अपनी जात को बचाने के लिए मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जाती मुफादात के लिए। ये जो सारा टोला खड़ा हुआ है और इनके पीछे जो लोग हैं, वो सिर्फ जात के लिए इस मुल्क को आज इधर लाके उन्होंने खड़ा कर दिया। और वो मैं बताऊंगा कि हम खड़े किधर हैं आज। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमें पता था ये होना है। ये सारों को नजर आ रहा था कि ये आएंगे, इनका कोई मकसद पाकिस्तान की बेहतरी नहीं है। नहीं तो 30 साल इन दोनों खानदानों ने बारियां ली हैं, पाकिस्तान तो बांग्लादेश के भी पीछे चला गया। तो अब इन्होंने कैसे ठीक करना था? तो सबको पता था ये क्यों आ रहे हैं, और इनको ऊपर जब मुसल्लत किया गया, और उसके ऊपर मैं बाद में आता हूं। तो मैं आज पहले तो अपनी अदलिया को अपनी कौम की तरफ से खराज तहसीन पेश करता हूं कि हमारी सारी उम्मीदें अब पाकिस्तान की अदलिया से, बदकिस्मती से माजी में हमारी जो अदलिया का रोल रहा है, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो ताकतवर के साथ खड़ी हो जाती थी। उन्होंने कमज़ोर का साथ नहीं दिया। उन्होंने हमेशा वो जो नज़रिया ज़रूरत, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, उसके तहत उन्होंने बदकिस्मती से हमारी जमहूरियत को भी नुकसान पहुंचाया। कि जिधर रूल ऑफ लॉ नहीं है, जिधर कानून की हुक्मरानी नहीं है, वहां जमहूरियत नहीं है। कोई ये ना समझे कि जिधर जंगल का कानून है वहां जमहूरियत आएगी, हो ही नहीं सकता। इलेक्शन तो सारी दुनिया में होते हैं। कौन से डिक्टेटर ने इलेक्शन करवाए? कौन सी डेवलपिंग दुनिया में इलेक्शंस नहीं हुए? लेकिन जमहूरियत नहीं है वहां, क्योंकि जमहूरियत तो आती तब है जब रूल ऑफ लॉ हो, और रूल ऑफ लॉ आने ही नहीं दिया। यहां मार्शल लॉ लगता था, वैसे ही डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, नजरिया जरूरत आ जाती थी। और नहीं तो जब ये दो जमातें आई हैं, इन्होंने अपने आप को कानून के ऊपर रखना था, तो इन्होंने भी अदलिया के निज़ाम को चेंज किया। जो डंडे मार के चीफ जस्टिस सजाद अली शाह को उसके अटैक किया सुप्रीम कोर्ट को, वो एक जमहूरी हुकूमत ने किया था, मार्शल लॉ ने नहीं किया। इनको इतना खौफ था आज़ाद अदलिया से, क्योंकि ये जब चोरी करते हैं तो ये देख ही नहीं सकते कि उस मुल्क की अदलिया आज़ाद हो जाए, क्योंकि चोरी पकड़ी जाएगी। और वही सजाद अली शाह कर रहे थे, जस्टिस सजाद अली शाह, और इन्होंने उसको अटैक करके हटाया गया। जजेस खरीदे, बगावत करवाई सुप्रीम कोर्ट में, सिर्फ अपनी चोरी बचाने के लिए। और आज भी हम वहां खड़े हैं कि ये पूरा हमारी अदलिया के ऊपर जोर लगा रहे हैं। हर किस्म का अब ये ब्लैकमेल करेंगे, हर किस्म की इनकी एक ही कोशिश होगी कि पाकिस्तान की अदलिया फिर इन ताकतवर का, इन चोरों का साथ दे। और उसके लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। और हर किस्म की, मैं अपनी कौम को कहना चाहता हूं, तैयारी करें आप। इन्होंने हर किस्म का प्रेशर डालना है अदलिया पे, जो इन्होंने माजी में किया है। और इन्होंने हर किस्म की कोशिश करनी है कि पाकिस्तान का आइन जो वाज़ेह तरीके से कहता है कि 90 दिन के आगे इलेक्शन नहीं जा सकती, 90 दिन के बाद ये दो केयरटेकर गवर्नमेंट्स, इनके ऊपर वायलेशन होगी आइन की। इनके ऊपर ये बिल्कुल इनका जो 900 के एक दिन के बाद, 90 के एक दिन के बाद, 90 दिनों के बाद, एक दिन के बाद ये हुकूमतें गैर आईनी हो जाएंगी। इनके कोई ऑर्डर्स नहीं सुनने चाहिए किसी भी ब्यूरोक्रेट्स को, किसी पुलिस वाले को, क्योंकि कानून इनको, आइन इनको इजाजत नहीं देता। तो जो इस मुल्क की, मैं कौम को सिर्फ आज सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूं
कि अपनी अदलिया के साथ हमने खड़े होना है। उनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी से ही उनके खिलाफ स्टेटमेंट्स आनी शुरू हो गई हैं, उनको प्रेशर डालने की कोशिश की गई है। जबकि आइन वाज़े है, उसके बावजूद ये कहना ये कोशिश कर रहे हैं। और ये जो दो माफिया फैमिलीज इस मुल्क के ऊपर मसलत हुई हैं, ये सारा वक्त इनका ये नहीं कहती, इनको शर्म भी नहीं आती ये कहते हुए, ये असल में ये कहते हैं कि हम कानून से ऊपर है। नवाज शरीफ कहते हैं मेरे से बड़ा जुल्म हुआ है, मुझे निकाला गया। 1.5 साल इसके ऊपर तफ्तीश की गई सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद JIT, उसके बाद साबित हुआ इसकी करप्शन का कि 4 लंदन में बड़े बड़े फ्लैट जो पैनमा के इंकशाफ में सामने आए थे, जो किसी हमने नहीं निकाले, इंटरनेशनली इनको अल्लाह की पकड़ थी, इनके फ्लैट सामने आ गए जो हमेशा कहते थे हमारे नहीं, मानने पड़े हमारे हैं, और अदालत में बता ही नहीं सके कि पैसा किधर से आया। तो उसके बाद जब अदालत ने इनके खिलाफ फैसला किया तो ये नहीं कि अभी तक साबित नहीं कर सके कि किधर से मनी ट्रेल गई इस मुल्क से पैसा ये फ्लैट खरीदने को, एक डॉक्यूमेंट नहीं दे सके साबित करने के लिए। लेकिन वो कह ये रहे हैं कि जुर्रत कैसे पड़ गई किसी के हमारे ऊपर केस करने की, अदालतों को कैसे जुर्रत पड़ गई हमारे खिलाफ फैसला करने की, ये असल में ये कह रहे हैं। और अभी भी ये कोशिशें करेंगे, क्योंकि इलेक्शन से ये डरे हुए हैं, अवाम से डरते हैं। पहले कहते जी वोट को इज्जत दो, बड़ी कैंपेन की वोट को इज्जत को, हम जब पावर में थे इलेक्शंस करवाओ, 3.5 साल मैं सुनता रहा जी इलेक्शंस करवाओ, और अब इलेक्शन से भाग रहे हैं, क्योंकि ये तब इलेक्शंस करवाएंगे, सबसे पहले इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करो, इमरान खान को जेल में डालो, ये नवाज शरीफ की शराइत है। इसको वो लेवल प्लेइंग फील्ड कहता है। खुद पकड़ा गया है, अरबों रुपए के वहां प्रॉपर्टीज में बैठा हुआ है, साबित नहीं कर सकता, अदालतों से जेल से बाहर भागा हुआ है, झूठ के ऊपर। ये शहबाज शरीफ ने जाली एफिडेविट दिया हुआ है लाहौर हाई कोर्ट को, कोई शर्म नहीं है इसकी। लेकिन इमरान खान को जेल में डालो, डिस्क्वालीफाई करो, तहरीक इंसाफ के लोगों को पकड़ धकड़ करो। शर्मनाक रोल है इस मुल्क की इलेक्शन कमीशन का। मैंने कभी इस तरह की बेशरम इलेक्शन कमीशन नहीं देखी। हर फैसला करती है ये नवाज शरीफ से हुक्म लेके, हर फैसला करती है हैंडलर्स जो पीछे कहते हैं। 2 जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स बनाई हैं इन्होंने, हमने इतने नाम भी वैसे दिए जो कि गैर जानिबदार थे। इन्होंने जान के उन लोगों को ऊपर बैठाया है जो ये लाहौर का चीफ मिनिस्टर बनाया है, उसको बिल्कुल जो सबसे बड़ा दुश्मन था तहरीक इंसाफ का, उसको ऊपर बैठा दिया। जैसे ऑफिसर्स पॉइंट कर रहे हैं, जो ये जो पुलिस वालों को रखा गया जिन्होंने हमारे पर तशद्दुद किया, उन सबको ऊपर बैठा दिया। तो हमारे ऊपर केसेस करो, पार्टी को तोड़ो। जब ये समझेंगे कि ये बिल्कुल ग्राउंड तैयार हो गई है इनके लिए, तब ये चाहते हैं इलेक्शन करवाओ, इसलिए भाग रहे हैं इलेक्शन से। और मैं वैसे इनको कहता हूं कि जितनी भी देर आप कर लें रिजल्ट वही निकलना है, जितनी धांधली कर लें रिजल्ट वही निकलना है। लेकिन मुल्क तबाह हो रहा है। हमारी सारी कोशिश ये थी कि इलेक्शंस अभी इसलिए हम करवाना चाहते थे कि इलेक्शन एक ही तरीका है इस दलदल में जो मुल्क फंसा दिया उससे निकलने का, और तो दूसरा रास्ता ही कोई नहीं है। तो हम अपने मुल्क के लिए अपनी 2 गवर्नमेंट्स डिसॉल्व करते हैं अपने मुल्क की खातिर, कि किसी तरह हम जो ये उधर पहुंचा दिया इन्होंने पाकिस्तान को, कि इस मुल्क की 75 साल तारीख के अंदर कभी मुल्क के ये हालात नहीं थे जो आज है। किसी से पूछे या छोड़े कि मैं इमरान खान क्या कह रहा है, मैं चाहता हूं कि किसी इकोनॉमिस्ट से पूछ लें, कोई गैर जानिबदार लोग, एक्सपर्ट्स हों पॉलिटिक्स के, इकोनॉमिक्स के, उनसे तो पूछे कि कभी पाकिस्तान के ये हालात थे। और कोई आगे रोशनी भी नहीं नजर आ रही। जितनी देर ये बैठे रहेंगे ये और हम डूबते जा रहे हैं। मेरे पास अदाद शुमार हैं, मैं ये फिर से अपनी कौम को बताना चाहता हूं कि ये जो हालात आज हैं, कैसे इस मुल्क का तनख्वाहदार तबका अब गुजारा करेगा। और अभी शुरुआत है, अभी जो IMF के साथ इन्होंने तय किए कंडीशंस, उसके बाद जो अब लहर आने लगी है महंगाई की, कैसे, मैं तो अभी बताऊंगा जो आज हालात है, अभी मजीद जो आगे होंगे वो कैसे
वो बर्दाश्त करेंगे वो लोग। तो मैं सबसे पहले दूसरी बात जो आज मैं करना चाहता था, हमारे पुराने आर्मी चीफ, उन्होंने एक सहाफ़ी को एक इंटरव्यू दिया और उसने फिर कॉलम भी लिखी। उसमें उसने 2-3 चीज़ें ऐसे कही, तो मैं सिर्फ उनके ऊपर बात करना चाहता हूँ कि अगर हमारे मुल्क ने अब इस दलदल से निकलना है तो पाकिस्तान को ऐसे हमें चलाना पड़ेगा जो अब तक हम नहीं चला पा रहे, और उसके लिए सबसे पहली चीज़ होगी रूल ऑफ लॉ। जब तक हम सबको कानून के नीचे नहीं रखते, जब तक आइन के दायरे में रह के इदारे और लोग काम नहीं करते, इससे अब हम नहीं निकल सकते। मैं फिर से कह रहा हूं, एक है नेमतों का रास्ता, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, एक है तबाही का रास्ता, उस तरफ हम निकले हुए हैं। तो ये जो आर्मी चीफ ने, एक्स आर्मी चीफ ने बातें की, सबसे पहले तो मुझे हैरत हुई कि उसने कहा जी इमरान खान मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहा था। मैंने इमरान खान से मुल्क को बचाना था तो तस्लीम कर लिया कि उसने फैसला किया था गवर्नमेंट गिराने का, जो मैं और सारी कौम को वैसे ही पता है। लोगों को तो अब सोशल मीडिया का ज़माना है, वो आखिरी रात जिस दिन वो मैंने कहा था कि कोई रह तो नहीं गया, तो उस दिन रात को तो सब कौम को पता चल गया था कि कौन था पीछे इसके। वो अरशद शरीफ शहीद ने बड़ी ज़बरदस्त बात की, वो कौन था, तो सबको पता था वो कौन था। लेकिन ये नहीं मैं सोच रहा था कि वो तस्लीम ही कर जाएगा कि वो मैं था। और उसने कहा कि बड़े बुरे हालात थे पाकिस्तान के और तबाही की तरफ जा रहा था। तो पहले तो उसने इकॉनमी की तरफ कहा, फिर उसने फॉरेन पॉलिसी की तरफ कहा कि अमेरिका बड़ा नाराज था, अमेरिका खुश नहीं था इमरान खान से, और फॉरेन पॉलिसी का भी वो एक्सपर्ट था। फिर उसने सियासत की भी कोई बातें की, बड़ा लंबी बातचीत की। फिर वो शौकत तरीन के ऊपर कह दिया कि उसने इकॉनमी तबाह कर दी। तो इकॉनमी का भी एक्सपर्ट, पॉलिटिक्स का भी एक्सपर्ट, फॉरेन पॉलिसी का भी एक्सपर्ट वो। देखिए ये आगे जो मैं अब मुल्क को आगे का सोच रहा हूँ ना कि मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा। देखें ये एक आदमी के पास जब इतनी ज़्यादा पावर आ जाती है, जो पावर इस जनरल बाजवा के पास थी कि सुपर किंग था, सबके ऊपर बैठा हुआ था, सारे फैसले उसके। गवर्नमेंट तब तक ठीक, यानी गवर्नमेंट के काम तब तक होते थे जब तक जनरल बाजवा फैसला करे कि हाँ ये ठीक है। लेकिन अगर मैं इमरान खान कह रहे कि इस मुल्क में एहतसाब होना चाहिए, जो 30 साल से मुल्क को चोरी कर रहे थे, जिनके पुराने केसेस बने हुए हैं, सवाए शहबाज शरीफ के 2 टीटी केस और वो जो उसका FI में मकसूद चपरासी वाला केस था 16 अरब का और टीटी का 8 अरब, जो ओपन एंड शट केसेस थे, उनके अलावा तो सारे पुराने केसेस थे। लेकिन जब बाजवा साहब ने फैसला कर लिया कि एहतसाब नहीं होगा, तो एहतसाब नहीं हो सकता, क्योंकि उसने उसमें तस्लीम भी कर दिया कि नैब को भी वो कंट्रोल करते थे। सो नैब भी उनके हाथ में थी, तो अकाउंटेबिलिटी अगर वो नहीं फैसला करते तो नहीं हो सकती, क्योंकि सुपर किंग है वहां बैठे हुए। इससे क्या चीज सामने आई कि एक आदमी को जब इतनी ज्यादा पावर मिल जाए, लेकिन उसको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई चेक नहीं कर सकता। तनकीद तो इमरान खान की होती थी हर दूसरे दिन, हर रोज टीवी पे गालियां सुन रहा हूं, तनकीद हो रही है। पंचिंग बैग तो मैं था, पावर वो लेके बैठे थे। फैसला जो करना है वो, अगर वो फैसला मैं कोई पॉलिसी वो मानते थे तो वो हो जाती थी। और खुशकिस्मती से कोरोना के ऊपर हम एक पेज पे आ गए, क्योंकि हमने बड़ा फैसला किया कि स्मार्ट लॉकडाउन होना, हम अपने लोगों को तबाही में नहीं डालने लगे, क्योंकि गरीब ने कुछ नहीं जाना था। अगर हम लॉकडाउन कर देते गरीब ने मर जाना था। तो हमने बड़ा फैसला किया था, तो उसमें उन्होंने सपोर्ट की, तो वो तो ठीक चलता गया, बल्कि बड़ा अच्छा काम हुआ। और भी काम थे। मैं बार बार कहता हूं कि बड़ा इशू बन सकता है पोलियो का पाकिस्तान में, उसके अंदर बॉर्डर एरियाज में बहुत मदद की उन्होंने। फिर टिड्डी का आ गया था, वो जो लोकस्ट का था, मदद की उसमें। लेकिन जिधर फैसला किया कि एहतसाब नहीं होना, और उनके फेवरेट शहबाज शरीफ था, आप शहबाज शरीफ को कुछ नहीं कर सकते थे। उसका जज कभी आ जाता था, हम भी हैरान के कभी आज जज बेंच टूट गया तो पता ही कुछ हो गया है, फिर शहबाज की कमर ठीक नहीं है,
ओपन एंड शट केस हम नहीं पकड़ सके, और उसको फैसला किया हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर बनाना है, और फैसला काफी पहले का हो गया था। कहने का मेरा मकसद यह है कि आज जिधर पाकिस्तान खड़ा है, जिम्मेदार तो वो आदमी है जिसने ये फैसला किया कि अब गवर्नमेंट गिरानी है, इमरान बड़ा खतरनाक है, लेकिन कौम आज सारा उस फैसले की, कौम जो तबाही हुई है मुल्क के अंदर, अब कौम उसका बोझ बर्दाश्त कर सकती है। तो कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इंक्वायरी नहीं होगी कि इसने किस तरह फैसला किया। हर दुनिया के अंदर जब भी कोई जिम्मेदारी लेता है, उसी के पास अथॉरिटी होती है और उसी से पूछा जाता है, वो आंसरेबल होता है। लेकिन यह आदमी आंसरेबल ही नहीं किसी का, जो मर्जी फैसला ठीक हो गया तो क्रेडिट ले लिया, मैंने ये कर दिया, जब गलत हुआ तो जिम्मेदार इमरान खान था। और आज कौन जिम्मेदार है? मेरा सवाल यह है कि चलती हुई इकोनॉमी को जो आज इसने यहां पहुंचाया है, इसका कौन जिम्मेदार है? ये कहते हैं ना जी कि बड़े बुरे हालात थे। मैं आपको IMF फरवरी 2022 में, आज से 1 साल पहले, पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर वो कमेंट करते हैं, समरी बनाते हैं, एग्जेक्टिव समरी। वो क्या कहता है? 4 चीजें कहता है पाकिस्तान की। 1 साल पहले, हमारी हुकूमत गिराने से 1.5 महीना पहले, वो कहता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी वाज ग्रोइंग फास्ट, तेजी से हमारी दौलत में इजाफा हो रहा था, सस्टेनेबल, कि ये सस्टेन कर सकती थी, यानी ये एक वन ऑफ नहीं है, ये कोई तुक्का नहीं लगा, ये सस्टेन करनी थी, यानी इसी तरह चलते रहना था। और उसमें वो क्या कहता है, ये भी जरा सुने। वो कहता है कि 7 सालों के अंदर पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास में इजाफा होगा, यानी जो मिडिल क्लास, जो जिनके हालात बेहतर होंगे, वो 6 करोड़ लोग ऊपर जाएंगे, मिडिल क्लास बनेंगे पाकिस्तान की। IMF कह रहा है। फिर कहते हैं इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का क्या मतलब है? कि सिर्फ अमीर अमीर नहीं हो रहा, उन्होंने कहा कि सारा आबादी इसके अंदर शामिल थी। गरीबों के लिए हेल्थ कार्ड, लांसेट जो कि दुनिया की लीडिंग मेडिकल जर्नल है, जो उनके सारी दुनिया के टॉप डॉक्टर्स वो जर्नल पढ़ते हैं, जिसको लांसेट कहते हैं। लांसेट पाकिस्तान के हेल्थ कार्ड की तारीफ कर रहा था, और वो तारीफ इसलिए कर रहा था कि पहले तो ये निचले तबके को पहली दफा एक इंश्योरेंस मिली कि गरीब घराना किसी भी अस्पताल में जाके अपना 10 लाख तक इलाज करवा सकता था। ये उन्होंने, लांसेट लिखता है कि हमारे से बहुत अमीर तरीन मुल्कों के पास भी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज नहीं थी जो पाकिस्तान में थी। और इसका जो दूसरा क्या पहलू था कि हमारे जो प्राइवेट सेक्टर है, जो देहातों में नहीं जाता, जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहां देहातों में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स खाली पड़े होते हैं, डॉक्टर्स नहीं जाते, नर्सेज नहीं जाते, वहां सारे बेचारे उधर से उठ के लोग आ जाते हैं डिविजनल हेडक्वार्टर्स या बड़े शहरों में। तो पहली दफा प्राइवेट सेक्टर देहातों में जा रहा था, उन्होंने छोटे छोटे हॉस्पिटल्स बनाने शुरू कर दिए हेल्थ कार्ड की वजह से। तो एक हेल्थ कवरेज का नेटवर्क बन रहा था पाकिस्तान में, जो कि इन्होंने आके खत्म किया। और क्यों किया? क्योंकि वो मरियम की वो ऑडियो लीक्स, उसमें वो कहती है कि इमरान खान को फायदा ना हो जाए, अपने तो खांसी भी हो और वो जुकाम भी हो तो बाहर चले जाते हैं सारा टब्बर इलाज करवाने के लिए। थोड़ी सी चीज हो पता चलता है जी अब फिर लंदन पहुंच गए इलाज करवाने के लिए। और कोई ऐसा दो दुनिया में सिर्फ मुल्क हैं जो कि मरियम बीबी का सिर्फ इलाज हो सकता था, वहां और कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता था। लेकिन आम आदमी का कभी सोचा कि गरीब घराने के अंदर जब एक बीमारी आ जाती है तो पता है कि उनके ऊपर क्या गुजरती है? सारा खानदान गुर्बत की लकीर के नीचे चला जाता है। ये सारी रिसर्च शो करती है कि एक बड़ी बीमारी, वो लोग जो गुर्बत की लकीर से ऊपर होते हैं, एक बीमारी उनको नीचे ले जाती है गुर्बत की लकीर से। तो इन्होंने आके वो हेल्थ कार्ड खत्म किया, जो कि हमारा, जब वो कहते हैं ना सस्टेन, जब इंक्लूसिव का मतलब होता है कि वो सारी कौम को लेके, जब मुल्क में दौलत में इजाफा हो रहा है तो लोगों को भी साथ हम लेके चल रहे थे। फिर एहसास प्रोग्राम, दुनिया ने एक्नॉलेज किया पाकिस्तान का एहसास प्रोग्राम जो निचले तबके के लिए था।
और ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, अमेरिकन यूनिवर्सिटी की रिसर्च है कि पाकिस्तान एक फलाही रियासत की तरफ जा रहा था एहसास प्रोग्राम की वजह से। वर्ल्ड बैंक सब ने तारीफें की पाकिस्तान के एहसास प्रोग्राम, जो कि इंक्लूसिव थी। तो ये IMF कह रहा है कि पहले तेजी से बढ़ रही है, फिर सस्टेनेबल है, यानी ये चलती जाएगी। और उन्होंने कहा कि 6 करोड़ लोग उसमें आ जाएंगे मिडिल क्लास में ऊपर। फिर वो कहते हैं इंक्लूसिव है, कि वो सिर्फ हमने अमीरों का नहीं सोचा, नीचे से भी उठा रहे हैं, जिसमें कामयाब पाकिस्तान भी था, कामयाब जवान था नौकरियां देने के। और जॉब रिच, कि हम रोजगार पैदा कर रहे हैं, यानी हम नौकरियां दे रहे थे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी पाकिस्तान में। फैसलाबाद जैसी जगह में, जिधर हम जब 2018 में आए थे तो लोग अपनी फैक्ट्रियां बेच के उनको हाउसिंग एस्टेट बना रहे थे, वहां फैक्ट्रियां बंद हो रही थी। हमारे दौर में 2022 के अंदर टेक्सटाइल सेक्टर कह रहा था कि हमारे पास मजदूर कम पड़ गए, हमें बाहर से मजदूर लाने पड़ते हैं। और आज जाके जरा फैसलाबाद में पूछे कि हालात क्या है बेरोजगारी के। तो मैं अब उसके बाद सिर्फ 2-3 और चीजें कहना चाहता हूं, और मैं ये इसलिए कहना चाहता हूं कि उन्होंने ये मुल्क को बचा रहे थे। जनरल बाजवा इमरान खान को मुल्क से बचा रहे थे, तबाही से बचा रहे थे। तो ये जरा तबाही का जरा मैं सिर्फ कौम के सामने रखना चाहता हूं कि 10 महीने के अंदर क्या हुआ है पाकिस्तान में। जो इस मुल्क के अंदर महंगाई हुई है, इन्फ्लेशन हुई है। अगर आपके एक निचले तबके के खानदान के पास अगर 30,000 रुपए उनकी आमदनी थी, अगर 30,000 आमदनी थी पिछले साल की अप्रैल में, आज उसकी खरीदने की कैपेसिटी के वो कितनी चीजें खरीद सकता है, वो रह गई है 20,000। और लोगों की आमदनी से 10,000, 30,000 में 10,000 रुपया गायब हो गया महंगाई की वजह से। और वो क्यों है, मैं जरा फिर से लोगों को बताना चाहता हूं कि वो मुल्क को जो बचाया जा रहा था इमरान खान से, वो जरा देखेंगे बचा के किया क्या मुल्क के साथ। और अभी IMF की जो एग्रीमेंट हुई है, ये महंगाई अभी आनी है मजीद, जो रुपया गिरा है इसकी और महंगाई आनी है। लेकिन अभी तक जो महंगाई है, मैं सिर्फ अप्रैल से अब तक आपको बता दूं। आटा, बुनियादी चीज जो एक इंसान इस्तेमाल करता है, आम आदमी, 1170 रुपया था 20 kg आटा हमारे दौर पे, आज वो चला गया 2400 पे, दुगना हो गया। घी 470 रुपए का जो घी पर केजी था हमारे दौर पे, आज 550 पे चला गया केजी। लेकिन जो सुनने वाली चीज है वो है, हम इंपोर्ट करते हैं पाम ऑयल। पाम ऑयल की कीमत इंटरनेशनल मंडी के अंदर आधी हो गई है। उसका कोई फायदा पाकिस्तानियों को नहीं हुआ, क्योंकि यहां मजीद तकरीबन 100 रुपए और महंगा हो गया केजी पे। चिकन, मुर्गी जो हम इस्तेमाल करते हैं, 268 रुपए केजी था हमारे ज़माने में, आज 415 पे पहुंच गया। जो चावल 104 केजी हमारे ज़माने में था, 172 केजी पे पहुंच गया। प्याज, जो आम आदमी प्याज और रोटी खाने वाले लोग हैं, 62 रुपए किलो था प्याज, आज पहुंच गया 225 रुपए किलो। दूध, जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, बच्चों की हड्डियों के लिए, 117 रुपए लीटर था, आज 153 रुपए लीटर पहुंच गया। जो आम आदमी इस्तेमाल करता है, क्योंकि गैस सिर्फ जो पहुंचाई जाती है घरों में, वो सिर्फ 27% घरों में गैस पहुंचाई जाती है पाइप के जरिए, बाकी लोग सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। तो जो हमारे ज़माने में 2470 रुपए सिलेंडर था, 2470 रुपए का सिलेंडर, वो आज 3400 रुपए पे पहुंच गया, 3400 रुपए पे। बिजली 16 रुपए यूनिट हमारे दौर में था, आज 36 रुपए यूनिट पे पहुंच गई है। पेट्रोल 150 रुपए का था, आज 250 रुपए पे पहुंच गया। डीजल 145 रुपए का था, 263 रुपए पे पहुंच गया। डॉलर, और जिसकी वजह से बहुत जो महंगाई आ रही है, 178 रुपए डॉलर था हमारे दौर में, आज 270 पे पहुंच गया। और इसका अभी इफेक्ट आने वाला है।
मैं इसलिए भी आज ये अपनी कौम से कहना चाहता हूं कि देखें, आगे जिस तरह मुल्क चलेगा, बंद कमरों में एक आदमी फैसला करेगा तो ये नतीजा होगा। उसके पास इतनी पावर है कि वो अक्ले कुल बन गया, हर चीज का वो हर फन मौला बन गया। फॉरेन पॉलिसी तो वो जानता है, इकोनॉमी वो समझता है, शौकत तरीन के ऊपर वो कमेंट कर सकता है कि जी वो शौकत तरीन ने ये किया तो वो किया। आपको पता क्या है इकोनॉमिक्स का? और आप बताएं ना कि अब ये जो इकोनॉमी पहुंची है, अब इसके कौन जिम्मेदार है? और फिर पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर वो बात कर रहा है कि जी फलाने को चीफ मिनिस्टर हटा दो तो इसको लगा दो, जिसको लगा रहा है वो लैंड माफिया का हिस्सा है, उन्हें उसको लगा दो। वैसे सब कर रहा है, लेकिन जिम्मेदारी कोई नहीं है। जिम्मेदारी इमरान खान की है जो कि पंचिंग बैग बना हुआ था। तो पहले तो पाकिस्तान ने जो आगे बढ़ना है, ये इसके ऊपर हमें सोचना पड़ेगा कि ऐसे मुल्क, पाकिस्तान या कोई और मुल्क ऐसे आगे नहीं चल सकता, और सारों को आइन के बीच में रह के चलना पड़ेगा। अगर हमने इस मुल्क को बचाना है इन हालात से, तो ये सिर्फ कोई इकोनॉमी का माहिर नहीं बचा सकता। ओवरऑल जो पॉलिटिकल इकोनॉमी कहते हैं, इस मुल्क की गवर्नेंस सिस्टम कैसे ठीक करनी है। सबसे बड़े जो हमारे पाकिस्तान को जो इस दलदल से निकाल सकते हैं वो ओवरसीज पाकिस्तानी। अभी हमें बड़ा फख्र था, तुर्की में हम पढ़ रहे थे कि एक पाकिस्तानी ने $30 मिलियन दिए, जो बड़े मुश्किल इम्तिहान से हमारे तुर्क भाई गुजर रहे हैं जिधर से, जल्जले की वजह से। एक पाकिस्तानी ने $30 मिलियन दिए। तो सोच लें कि पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हुए हैं उनके पास किस तरह के वसाइल हैं। मैं कई ऐसे पाकिस्तानी जानता हूं। अगर हम मुल्क का यहाँ माहौल, गवर्नेंस ठीक कर लें, या रूल ऑफ लॉ ले आएं, उनको इत्मीद हो जाए हमारे इंसाफ के निज़ाम पे, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट, कि अगर वो सरमायाकारी करते हैं तो वो उनका कोई कब्जा नहीं हो जाएगा, उनके घरों पे कब्जा, फ्लैटों पे कब्जा, जिस तरह के प्लॉट्स पे कब्जा होता है। वो इत्मीद की ज़रूरत है। और जिस वक्त हमने अपना निज़ाम ठीक कर लिया, वो अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। इस वक्त सिर्फ रेमिटेंसेस हम लेके आए थे, सरमायाकारी वो नहीं करते पाकिस्तान में, वो दुबई चले जाते हैं क्योंकि उनको वहाँ इत्मीद है उनके सिस्टम पे। लेकिन पाकिस्तान से वो वहाँ नहीं करते क्योंकि इत्मीद नहीं है। और इत्मीद इसलिए नहीं है कि एक आदमी फैसला करके गवर्नमेंट गिरा देता है, एकदम पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं। जिस मुल्क में सर्टेनिटी नहीं है, पॉलिटिकल सर्टेनिटी नहीं है, वो कभी भी उस मुल्क में वो उस तरह की सरमायाकारी और खुशहाली नहीं आ सकती। तो हमने पाकिस्तान को जो निकालना है, उसमें हमने अपनी इकोनॉमी ठीक करने के लिए सबसे पहले अपना गवर्नेंस सिस्टम ठीक करना है। एक सर्टेनिटी लेके आनी है, एक प्रेडिक्टेबिलिटी जो अंग्रेजी में कहते हैं। यानी जो आज सरमायाकारी करे उसे पता तो चले कि मुल्क आगे 5 साल किस तरह जाएगा। उसके लिए सबसे पहला कदम साफ और शफाफ इलेक्शन है। जब तक हम साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं करवाते, मुल्क के अंदर इस्तेकाम नहीं आता। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, इकोनॉमी स्टेबलाइज नहीं करती। और कोई मुझे आज बता दे कि इसके अलावा कोई हल है। हमारा मसला यह है कि हमारा पाला पड़ा हुआ उन लोगों से जो मुल्क का नहीं सोच रहे। इनके पैसे बाहर पड़े हैं, इनकी अरबों डॉलर बाहर पड़े हैं। इनको कोई फिक्र नहीं है कि अगर पाकिस्तान नीचे जाता है तो इनको कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि इनके डॉलर तो ऊपर जा रहे हैं रुपए के मुकाबले में, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिन पाकिस्तानियों का जीना मरना पाकिस्तान में है, उनको बड़ा फिक्र करनी चाहिए आज कि इस वक्त हम जिधर खड़े हैं, ये हमारी इन पॉलिसीज और इन लोगों ने, माफियाज, अपनी चोरी बचाते बचाते हमें घुटनों पे ये ले आए। हमारे पास अब बार्गेनिंग पावर ही नहीं रह गई, हमारे पास वो ताकत ही नहीं रह गई कि हम कहें कि जी IMF को कहें ये चीज़ हम मानते हैं, ये नहीं मानते। क्योंकि हम तो बिल्कुल उधर पहुंच गए हैं कि इन्होंने पहले कहा जी हम IMF को ये कर देंगे, हम डॉलर 200 से नीचे ले आएंगे रुपया, और आज किधर पहुंच गए? क्योंकि इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। रोड मैप है, वो शुरू होगा साफ और शफाफ इलेक्शन से, जिससे ये लोग भाग रहे हैं। और इनके पीछे जो लोग बैठे हैं वो भी अपने मफादात के लिए इससे बच रहे हैं। कौम को मैं आज कहना चाहता हूं कि देखिए, ये असल में हकीकी आज़ादी की हमारी जद्दोजहद है।
हम अपने मुल्क को कानून, इंसाफ दे के, फंडामेंटल लोगों को राइट्स दे के, रूल ऑफ लॉ करके आज़ाद करना चाहते हैं। वो आज़ादी तो आती है इंसाफ से, और वो तब होगी जब हम सब जदोजहद के लिए तैयार हों। मैंने जो जेल भरो तहरीक है उसकी मैं पूरी तैयारी कर रहा हूं, और मुझे खुशी है कि बड़े लोग रजिस्टर कर रहे हैं इसमें। मेरी इंतज़ार करें, मैं चंद रोज़ों में ये ऐलान करूंगा, क्योंकि हम ये सिस्टम दो तरह हैं, तोड़ फोड़ कर दें, सड़कों पर निकल जाएं, इंतशार फैला दें, हम कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा स्ट्रीट पावर हमारे पास है, लेकिन मुल्क ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए ये पुरअमन तरीके का एहतजाज है जेल भरो तहरीक। हमें जो सारा वक्त डराते रहते हैं, जी आज इसको पकड़ लिया, शौकत तरीन के वारंट निकल गए, कभी वो उस्मान डार के पीछे पड़ गए, जो बोलने वाला उसके पीछे पड़ गए, सहाफ़ियों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, लोग यहां से बाहर भागे हुए हैं। मोइन पीरजादा वो बाहर भागा हुआ है, वो दूसरा अरशद शरीफ से जो हुआ, जो भी जो स्ट्रेस डालते हैं कि थोड़ी सी इधर से लाइन क्रॉस करके आप ये तनकीद नहीं कर सकते। ये अगर तनकीद होती तो जनरल बाजवा ये जुल्म ना कर सकता पाकिस्तान पे, उसके ऊपर तनकीद ही नहीं अलाउड थी। पंचिंग बैग तो हम बैठे हुए थे, वो जो मर्जी करता, कोई पूछने वाला ही नहीं था। इसलिए इस मुल्क के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए हम सबको जद्दोजहद के लिए अब तैयार रहना पड़ेगा। मैं आज सारे अपने पाकिस्तानियों को आखिर में कह रहा हूं, जो नौजवान ये सोच रहे हैं मुल्क छोड़ के जाने का, आप सबको कह रहा हूं, देखें भागने की कोई जगह नहीं है। जो कौमें जब तक अपनी आज़ादी के लिए नहीं लड़ती, जद्दोजहद नहीं करती, कोई उनको आज़ादी नहीं देता। जंजीरें गिरती नहीं हैं, तोड़नी पड़ती हैं। हम सबको तैयारी करनी चाहिए, और मैं फिर से अपने सारी पार्टी को, पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूं, तैयारी करें जेल भरो तहरीक की। इंशाअल्लाह मैं चंद दिनों में इसकी अनाउंसमेंट करूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।